Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear students, this is Sir Naseem Zulfikar, and today I am going to solve uh, 250 most important MCQs for the exams of first year chemistry. और ये जो MCQs हैं ये बोर्ड ऑफ ये टाइम कॉलेजिएट की तरफ से इशू किया गया है, तो इसके MCQs को मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा। ठीक है, और ये 250 प्लस MCQs, ये 245 के लगभग MCQs हैं, 245 मार्क्स के। ठीक है, और जो हैं वो ये, तो इसमें तमाम चैप्टर्स के चैप्टर 1 टू चैप्टर 8, तो फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 8 तमाम चैप्टर्स के जो हैं वो उसमें MCQs मौजूद होंगे। और दीज MCQs आर एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs विच यू हैव टू प्रिपेयर। काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैं 250 MCQs पर कोई लेक्चर अपलोड करूँ, तो ये लेक्चर यहाँ मौजूद है सामने। तो फर्स्ट MCQs है, STP 0.5 मोल ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम डैश। STP पर 0.5 मोल्स ऑफ गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? तो 1 मोल 22, हम जानते हैं कि 1 मोल जो है वो गैस का वो 22.41 डेसीमीटर क्यूब ऑक्यूपाई करता है। तो हाफ मोल जो है वो 11.2 के लगभग यहाँ पर करेगा। तो ये ऑप्शन हमारे पास 11.2 डेसीमीटर क्यूब इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सेकंड है, द नंबर ऑफ मोल्स इन 58.5 ग्राम ऑफ NaCl। तो 58.5 ग्राम NaCl है, नंबर ऑफ मोल बताना है। तो मोल बराबर होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास है 58.5 और NaCl का फॉर्मूला मास भी 58.5 होता है। तो ये भी कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1। थर्ड है, विच नंबर हैज़ 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इस वाले नंबर में देखेंगे तो वी हैव 1 2 3 एंडिंग 0 है। ठीक है, तो दिस नंबर हैज़ 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। और इस नंबर में दिखाया तो 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर देयर। यहाँ पर ये सारे ज़ीरो नॉन सिग्निफिकेंट है चूँकि एंडिंग 0 है। एक सिग्निफिकेंट डिजिट है, और यहाँ पर ये एंडिंग 0 हटा दे तो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन, 302.10। if this number contains 5 significant figures. Fourth है, rain drops have spherical shape because a sphere has the least dash. रेन ड्रॉप्स जो होते हैं उनका स्फेरिकल शेप होता है, बारिश के जो कतरे होते हैं उनका जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। ठीक है, तो स्फेरिकल शेप उनका क्यों होता है, इसकी क्या वजह है? बिकॉज स्फीयर की लीस्ट सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो होता है, दैट्स वाई। फिफ्थ है, द क्वांटिटीज रिलेशनशिप बिटवीन द सब्सटेंसेज अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन डिस्क्राइब्स। तो ये हमारे पास कहलाता है स्टोइचियोमेट्री, जिसमें हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देखते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू। सिक्स्थ है, एवापोरेशन इज़ अ डैश। एवापोरेशन एक डैश है। तो एवापोरेशन क्या है? नेचुरल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस, कूलिंग प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस। तो एवापोरेशन असल में कूलिंग प्रोसेस है। जब भी कोई लिक्विड एवापोरेट हो रहा होता है तो उसका टेम्परेचर डाउन हो रहा होता है, दैट्स एवापोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है। सेवन्थ MCQs है, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2O एंड इट्स मॉलिकुलर मास इज 60। इट्स मॉलिकुलर फार्मूला इज डैश। तो एम्पिरिकल फार्मूला CH2O है और मॉलिकुलर मास 60 है। तो यहाँ से अगर हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालें तो ये हो जाएगा 12 + 2 + 16। ठीक है, 6 7 8 9 10 और 3 30। तो n की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी, तो इस पूरे को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। C2H4O2 विल बी द करेक्ट आंसर। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, C2H4O2। एट्थ है, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम PV हैज़ द डायमेंशन ऑफ डैश। तो PV का डायमेंशन क्या होता है? प्रेशर, एनर्जी, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो एनर्जी की ही डायमेंशन इसमें हमारे पास होती है ना। तो E, तो एनर्जी के बारे में हम जानते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम PV, इसका डायमेंशन हमारे पास एनर्जी के बराबर ही होता है, क्योंकि आप जानते हैं वर्क डन बराबर होता है P डेल्टा V के, और वर्क डन और एनर्जी सेम चीज़ें ही हैं। नाइन्थ है, द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू क्लिंग टुगेदर इज कॉल्ड डैश। तो इसको हम लोग कहते हैं फोर्स ऑफ कोहेशन, जिसमें लिक्विड के मॉलिक्यूल साथ में आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं। टेंथ है, गिवन द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम गिवन है आपके पास, दिस वन, इसमें डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कंसनट्रेशन ऑफ Cl2 इक्विलिब्रियम विल बी इंक्रीज बाय, मतलब प्रोडक्ट है Cl2, उसकी कंसनट्रेशन कैसे बढ़ेगी? लोअरिंग द टेम्परेचर? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं चूँकि एंडोथर्मिक है। एडिंग PCl3 टू द मिक्सचर? नहीं, रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगा। एडिंग PCl5 टू द मिक्सचर? यस, PCl5 जब हम मिक्सचर पे ऐड करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा।
इससे क्या होगा, मोर अमाउंट ऑफ क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी। 11th, इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ प्रेशर इज डैश। एसआई सिस्टम में प्रेशर की यूनिट क्या होती है? तो एसआई सिस्टम में प्रेशर की यूनिट हमारे पास होती है, वैसे तो हम कहते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और न्यूटन किससे कहते हैं? न्यूटन की खुद क्या है? न्यूटन इज़ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास न्यूटन ओवरऑल होता है, और उसके पास मल्टीप्लाई बाय हमारे पास मीटर स्क्वायर भी आ गया। तो मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल हो गया, तो किलोग्राम अपॉन उसके बाद मीटर और सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो किलोग्राम अपॉन मीटर सेकंड स्क्वायर। तो ये ए ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास करेक्ट हो गया। 12th है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। 11th की बात कर रहा हूँ। 12th, द वॉल्यूम ऑफ गैस वुड थ्योरेटिकली भी जीरो एट डैश। ज़ीरो किस पर होगा भाई? ये होगा जो है वो 0 केल्विन पर, एब्सोल्यूट ज़ीरो पर। सो दिस इज़ 0 केल्विन। 13 है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड। तो इंटरनल रेजिस्टेंस लिक्विड का कहलाता है सरफेस विस्कोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट है, द वैल्यू ऑफ आर गैस कांस्टेंट व्हेन प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज। तो फिर हमारे पास वैल्यू जो निकलती है वो निकलती है 8.3143। ये एसआई सिस्टम के अंदर निकल रही होती है, चूँकि एसआई सिस्टम में ही प्रेशर की जो यूनिट है वो पास्कल होती है। 15 है, कैपिलरी एक्शन ऑफ लिक्विड इज ड्यू टू डैश। तो कैपिलरी एक्शन सरफेस टेंशन की वजह से होता है। 16 है, टू सॉलिड्स हैविंग द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड डैश। दो सॉलिड जिनका सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा उसको क्या कहा जाता है? वो क्या, उनको क्या कहते हैं? तो दो सॉलिड्स हैं अलग अलग और उनके सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं, तो दे आर कॉल्ड एज आइसोमॉर्फस। ये आइसोमॉर्फिज्म है। 17 ऑन केल्विन स्केल एब्सोल्यूट ज़ीरो इज इक्वल टू डैश। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो हमारे पास -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम बात करें तो इसके बराबर होता है। दिस इज एब्सोल्यूट ज़ीरो। 18 है, द नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सेल इज। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम हमारे पास होते हैं। 19 है, ए बी सी बराबर अल्फा बीटा गैमा तीनों 90 डिग्री है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो सूरत में हमारे पास क्यूबिकल स्ट्रक्चर होगा। तो ये फर्स्ट जो हमारे पास क्रिस्टल हैबिट होती है, आप जानते हैं चैप्टर 2 से है ये। तो ये 19th MCQ चैप्टर नंबर 2 से है, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम में से। 20 है, द बेसिस ऑफ मोटर ऑयल ग्रेडिंग इज डैश। तो मोटर ऑयल ग्रेडिंग की जाती है सरफेस टेंशन की बुनियाद पर। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी, सरफेस टेंशन। सॉरी, नॉट सरफेस टेंशन की बुनियाद पर नहीं की जाती, विस्कोसिटी की बुनियाद पर की जाती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, विस्कोसिटी। 21 एक, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इंक्रीजेज टू 2 times एंड प्रेशर इंक्रीज टू 4 times, द वॉल्यूम विल बी डैश। कह रहे हैं कि अगर टेम्परेचर को डबल कर दें और प्रेशर को 4 times कर दें तो वॉल्यूम हमारे पास जो है वो कितना हो जाएगा। तो ये इसको हम इस तरह से कह लेते हैं कि देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। दिस वी हैव फार्मूला। तो इनिशियली हम इसको कह लेते हैं P कह लेते हैं, V कह लेते हैं और T कह लेते हैं। वॉल्यूम निकालना है ना, तो वॉल्यूम सॉरी, तो ये हमारे पास, इसको मैं हटा लेता हूँ। V2 निकालना है तो V2 बराबर हमारे पास हो गया P1 V1, उसके बाद T2 अपॉन इसके बाद हो जाएगा, तो V2 ही रखना है तो कि T1 और P2। तो यहाँ पर कह रहे वॉल्यूम बताना है कि V2 कितना हो जाएगा, V1 के बराबर कितने हो जाएंगे। तो P1 हमारे पास इनिशियल प्रेशर है, तो वो तो हमारे पास यहाँ पर मैं इस तरफ कर लेता हूँ इस काम को, इस वर्क को। तो V2 हमारे पास ये आ जाएगा, P1 हमारे पास इनिशियल प्रेशर है, P लगा दिया फ्लैट से इसको, ये P के बराबर हो गया, मल्टीप्लाई बाय V1 को इसको V कर दिया। T2 फाइनल टेम्परेचर, टेम्परेचर को कितना कर दे रहे हैं भाई, फाइनल टेम्परेचर को कर दे रहे हैं 2 times, 2 times कर दे रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 2T हो गया ये, डिवाइडेड बाय T1 को सिर्फ T लिख दिया गया। और P2 प्रेशर इंक्रीज टू 4 times, प्रेशर को 4 गुना बढ़ाया गया, ये हो जाएगा 4P हमारे पास। तो प्रेशर से प्रेशर कैंसिल हो गया, टाइम से टाइम कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 2 1 2 हो गया यहाँ पर हमारे पास, और ये 2 2 4 हो गया, तो हाफ ये हो गया। तो कितना हमारे पास हो जाएगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को अगर 2 times बढ़ा देंगे
आप एक प्रेशर को 4 टाइम इंक्रीज़ कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा हाफ वॉल्यूम हो जाएगा। लॉजिकली भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इससे पहले मैंने लॉजिकली सॉल्व किया है, लेकिन इस बार मैंने इसको न्यूमेरिकल के थ्रू कंबाइंड गैस इक्वेशन के थ्रू यहाँ पर सॉल्व कर दिया। 22 है द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अ लिक्विड। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी भी लिक्विड में आएगा तो वो क्या करेगा? तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी भी लिक्विड में आ जाएगा तो वो हमारे पास डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, डिक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज तो नहीं करता, ना ही विस्कोसिटी डिक्रीज कर सकता है, बल्कि डिक्रीज द वेपर प्रेशर कम कर देता है, क्योंकि एवोपरेशन कम हो जाती है। 23 डायमंड इज़ वेरी हार्ड बिकॉज ऑफ डैश, बिकॉज ऑफ क्लोज पैकिंग ऑफ कार्बन एटम एंड लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि जाइंट क्रिस्टल लैटिस बनता है इसके अंदर है। 24 है ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्रेफाइट कैसे कंडक्ट करता है? पैरेलल टू इट्स लेयर बट नॉट परपेंडिकुलर, पैरेलल करता है लेयर्स के, क्योंकि आप जानते हैं ग्रेफाइट में हमारे पास जो है वो इस तरह से हेक्सागोनल लेयर्स बने हुए होते हैं। तो इस तरह से जो हेक्सागोनल लेयर्स बने हुए होते हैं और फिर उसके बाद नीचे भी इस तरह से लेयर्स चल रहे होते हैं हेक्सागोनल, और इनके बीच में क्या होता है कि हमारे पास जो है वो वैन डर वाल अट्रैक्शन होती है। ठीक है, तो ये वैन डर वाल अट्रैक्शन है 3.34 एंगस्ट्रॉम तक का, इसमें जो है वो फासला होता है 3.34 एंगस्ट्रॉम तक का। तो ये इस तरह से पैरेलल टू द लेयर्स करंट कंडक्ट करते हैं, लेकिन 90 डिग्री परपेंडिकुलर जो है वो करंट कंडक्ट नहीं होता। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है। 25 है वाइल कंसिडरिंग द रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर द सिंप्लीफाइड रिजल्ट ऑफ दिस इज डैश। 3.10 प्लस 14.3671। सो फॉर दिस वी नीड अ कैलकुलेटर हेयर। तो 3.10 और उसके साथ हमने प्लस कर दिया 14.3671। तो उस तरह हमारे पास आ गया दिस वन। और कितने डिजिट पर हमें जो है वो यहाँ पर देखें तो हमें 3 डिजिट पर आंसर को राउंड ऑफ करना है। जब हम इसको 3 डिजिट पर राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 17.5 हो जाएगा 3 डिजिट पर। ये 17.5, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। 26 से दिस पेयर हैज़ द सेम एम्पिरिकल फार्मूला। सेम एम्पिरिकल फार्मूला किस में निकलेगा? इस पे तो नहीं निकलेगा, क्योंकि ये 2 1 2 और 2 2 4 हो रहा है। इस पे भी 2 1 2 और 2 3 6, यहाँ भी नहीं निकला। यहाँ देखेंगे तो CH2O हो रहा है ये, और ये C2H4O2 हो रहा है ये। इसको कट करेंगे तो ये CH2O ये भी हो जाएगा। तो ये दिस C इज़ द करेक्ट आंसर। 27 in a certain process 500 joule of work is done on a system which gives off 200 joule of heat. The change in internal energy of the system is dash. ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप जानते हैं। इसमें हमारे पास फॉर्मूला लगता है कि जो Q बराबर होता है डेल्टा E प्लस W के। तो डेल्टा E बताना है तो डेल्टा E बराबर हो गया Q माइनस W के। ठीक है, तो Q हमारे पास क्या हो गया है कि वर्क इज़ डन ऑन अ सिस्टम है, सिस्टम पर काम किया जा रहा है, और गिव्स ऑफ 200 जूल ऑफ हीट। तो हीट निकल रही है तो फिर माइनस 200 जूल, और वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम होगा तो ये नेगेटिव होता है हमेशा। ये हो जाएगा माइनस का 500, ये हो जाएगा माइनस का 200 और प्लस का 500। तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा 500 में से 200 निकाल दे तो 300 जूल। तो प्लस का 300 जूल, दिस डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा क्यू पी विल बी इक्वल टू डैश। कांस्टेंट प्रेशर पे आप जानते हैं कि जो आइसोबैरिक प्रोसेस हमारे पास होता है उसमें हीट एनर्जी जो है वो एंथैल्पी के बराबर होता है, चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होता है। 29 है प्रेशर वॉल्यूम वर्क इज़ गिवन बाय पी डेल्टा वी से गिवन किया जाता है इसको है। 30 है द रेशियो ऑफ फोर्स टू प्रेशर इज़ इक्वल टू। फोर्स और प्रेशर का जो रेशियो है उसको हम क्या कहते हैं? मतलब F अपॉन पी। तो ये हमारे पास जो है वो क्या कहलाएगा? लेंथ, वॉल्यूम, एरिया और वर्क डन। क्योंकि हम ये जानते हैं प्रेशर बराबर हो गया F इंटू, अच्छा एक सेकेंड, दैट इज़ द रेशियो ऑफ फोर्स टू प्रेशर। फोर्स और प्रेशर का जो रेशियो है उसको कह रहे हैं। तो फॉर्मूले में लेंथ का तो फॉर्मूला नहीं, वॉल्यूम एक है, एरिया
एक हमारे पास सियरा फ्रॉम एरिया है और एक वर्क डन है। वर्क डन तो एफ इंटू डी होता है, ठीक है। तो फोर्स और प्रेशर का हमारे पास यहाँ पर रेशो क्या आ जाएगा 30 में, तो एफ अपॉन पी है फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ओके, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया यहाँ लगे प्रेशर यहाँ लगे तो एरिया हो जाएगा, यस थोड़ा सा फॉर्मूला घुमाया गया है। दिस इज 31 है 10 कैलोरी इज इक्वल टू डैश, तो 1 कैलोरी तो 4.184 जूल के बराबर होता है। तो आप जानते हैं कि 1 कैलोरी जो है वो 4.184 जूल के बराबर है, तो 10 कैलोरी 41.84 जूल के बराबर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। 32 है द रिलेशनशिप बिटवीन एच ई पी एंड वी ऑफ अ सिस्टम इज डैश, ई इक्वल, अच्छा तो एंथैल्पी बराबर होता है ई प्लस पी वी के। 33 है फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द साइन ऑफ एंथैल्पी डेल्टा एच विल बी डैश, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए एंथैल्पी के जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है। 34 है द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व इज कॉल्ड डैश, इसमें हीट निकल जाए उसको हम लोग कहते हैं दैट विल बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। 35 है हेस लॉ डील्स विद डैश, हेस लॉ डील किससे करता है, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन से डील करता है। 36 से ई प्लस पी वी इज कॉल्ड, इसको हम लोग कहते हैं एंथैल्पी, ये इसी को हम लोग एंथैल्पी भी कहते हैं, इसी को हम लोग हीट कंटेंट भी कहते हैं। 37 है द एंट्रोपी इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डैश, एंट्रोपी किसकी एग्जाम्पल है, तो एंट्रोपी हमारे पास होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट डिपेंड्स अपॉन जो है वो अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। 38 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सेप्ट डैश, मास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, पहले ही एक्सटेंसिव हो गया, ये डिपेंड करती है अमाउंट पर। 39 है 1 जूल इक्वल टू डैश कैलोरी, तो 1 कैलोरी हमारे पास 4.184 जूल के बराबर होता है, तो 1 जूल किसके बराबर होगा, तो उसके लिए हम डिवीजन कर देंगे, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय 4.184, तो ये देगा 0.239, तो 0.239 कैलोरी के बराबर होता है 1 जूल। 40 है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन डैश, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके बारे में है, तो ये हमेशा एक आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं। 41 है विच इज़ नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब एक्सटेंसिव है, तो एंथैल्पी ही एक्सटेंसिव है। 42 है द हीट चेंज इन केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज, तो ये डेल्टा एच हमारे पास आ जाएगा। 43 एनी रियल और इमेजिनरी लाइन और वॉल विच सेपरेट्स अ सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड द डैश, तो वो हमारे पास कहलाता है बाउंड्री। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.184 जूल के। 45 है दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट देनी पड़ती है, तो मेकिंग आइस क्यूब नहीं, तो मेल्टिंग आइस क्यूब हमारे पास एंडोथर्मिक होता है। नेक्स्ट सिस्टम एब्जॉर्ब्स 20 जूल ऑफ एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डैश, कांस्टेंट वॉल्यूम पे भाई जितना आप एनर्जी देंगे उतना ही डेल्टा ई हमारे पास होगा, ठीक है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कांस्टेंट वॉल्यूम की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो भी आप हीट प्रोवाइड करते हैं वो डेल्टा ई के बराबर होता है। एक सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहे इतने जूल एनर्जी, तो चेंज कितना आया इंटरनल एनर्जी के अंदर, ठीक है, ओवरऑल, तो जितना एब्जॉर्ब किया उसने, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आई थिंक यहाँ पर जो सवाल होना चाहिए, इतने जूल एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एक इसमें होना चाहिए था 20 जूल, सिस्टम एब्जॉर्ब्स 20 जूल ऑफ हीट, ये होना चाहिए सवाल एट कांस्टेंट वॉल्यूम, द चेंज इन इंटरनल एनर्जीज, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, जितना जिसने एब्जॉर्ब किया होगा 20 जूल ही हो जाएगा, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो ये वाला प्रोसेस आइसोकोरिक है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर आप जानते हैं कि जो है वो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है। 47 है दिस इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो इंटरनल एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ मतलब अमाउंट है, एंथैल्पी वॉल्यूम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट द बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम विच आर इजीली मेजरेबल आर नोन एज डैश, तो वो कहलाता है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। 49 है दिस इज़ नॉट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जिसमें से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है, तो मतलब कौन सी इंटेंसिव है, तो विस्कोसिटी यहाँ पर इसमें इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जो इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट है। 50 है एट इक्विलिब्रियम
फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस स्टॉप, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम इक्वल, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल। तो ये होता है इक्विलिब्रियम पर, सी ऑप्शन। 51 है डैश गेव लॉ ऑफ मास एक्शन, तो गुलबर्ग और वेज ये दो साइंटिस्ट ने लॉ ऑफ मास एक्शन पेश किया है। 52 है इफ केसी इज दिस एंड कैलकुलेटेड रेशियो ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इज दिस, डैश रिएक्शंस टेक्स प्लेस। मतलब ये क्यू की वैल्यू अगर आप देखें तो 0.01, 0.019, 0.011। तो यहाँ पर Q जो है हम देख सकते हैं Q क्या है, लेस देन के सी है, और जब Q लेस देन के सी होगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन टेक प्लेस होगा। 53 N2 + O2 इट फॉर्म्स 2NO विच इज़ ट्रू, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स यहाँ पर बराबर हैं तो Kp और Kc यहाँ पर बराबर हो जाएंगे। 54 है विच रिएक्शन गिव्स वेरी लिटिल प्रोडक्ट, कौन से रिएक्शन से प्रोडक्ट बहुत थोड़ा सा आपको मिलेगा, जिसकी Kc की वैल्यू सबसे कम होगी वो सबसे कम प्रोडक्ट देगा, तो इस वाले सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। 55 है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन इज डैश, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इस रिएक्शन के लिए तो देखें NO है पावर 4, इसके ऊपर पावर 5 ने 6, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 56 है केमिकल इक्विलिब्रियम इज डैश, तो केमिकल इक्विलिब्रियम हमेशा हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। 57 है द इक्विलिब्रियम ऑफ H2 + I2 इट फॉर्म्स 2HI, H इक्वल टू नेगेटिव इज ड्राइवन टुवर्ड्स राइट इट डैश, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है और अगर इसको इज ड्राइवन टुवर्ड्स राइट, अगर इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे डिक्रीज़ करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा चूँकि बराबर है, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देंगे तो ऐसा नहीं होगा, बैकवर्ड हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ करना पड़ेगा बिकॉज ये हमारे पास एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। 58 है इफ़ वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज सेम इन रिवर्सिबल रिएक्शन द इक्विलिब्रियम स्टेट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय डैश, अगर दोनों का वॉल्यूम सेम हो जाए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का तो फिर प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा इक्विलिब्रियम पर। हम ये भी कह सकते हैं कि वॉल्यूम सेम हो जाए या फिर नंबर ऑफ मोल सेम हो जाए, दोनों केसेस में क्या होता है कि हमारे पास इक्विलिब्रियम पर इफेक्शन नहीं होती है। 59 है आज वेरी लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc और Kp शोज दैट डैश, तो बहुत बड़ी वैल्यू Kc या Kp की होती है तो रिएक्शन ऑलमोस्ट गोज टू कम्प्लीशन, ऑलमोस्ट रिएक्शन कम्प्लीशन की तरफ गया हुआ होता है। 60 है विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर सिस्टम इन्वॉल्विंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन विल, मतलब ये यहाँ पर कह रहे हैं हमारे पास के अगर एक इंक्रीज़ करेंगे टेम्परेचर को तो सिस्टम इन्वॉल्विंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है और टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया जाए तो रिएक्शन क्या हो जाता है कि बैकवर्ड रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। 61 है फॉर द रिएक्शन दिस द रिलेशनशिप बिटवीन Kc एंड Kp, देखो बच्चों प्रोडक्ट के मोल 2 हैं और रिएक्टेंट के मोल 2 हैं और प्रोडक्ट के 1 + 3 = 4 हैं, तो अगर प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा हैं तो Kp की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो Kp इज़ ग्रेटर देन Kc यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। 62 है फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आर डबल्ड देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल डैश, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास Kc होता है, उसके कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता तो रिमेन्स द सेम, Kc की वैल्यू सेम रहेगी। 63 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ बैलेंस केमिकल इक्वेशन नन बोथ, रेट लॉ के थ्रू हमें जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें यहाँ पर मिल रहा होता है, तो ज़रूर नहीं है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ज़रिए मिले, क्योंकि समटाइम्स हमारे पास इक्वेशन के अंदर कोई सूडो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा होता है जिसको हम रेट लॉ में नहीं लिखते, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 64 द मिनिमम एनर्जी नीडेड बाय मॉलिक्यूल्स टू परमिट केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड डैश, तो मिनिमम एनर्जी जो जिसको मॉलिक्यूल्स की नीड होती है केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए दैट इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। 65 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इज बेसिक, किसका सोल्यूशन बेसिक होगा, तो सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन बेसिक होता है जब उसको वाटर पे ऐड करते हैं तो, चूँकि सोडियम ये हाइड्रोलिसिस का टॉपिक है, ये चैप्टर 7 से ही MCQs आया हुआ है, चूँकि आप जानते हैं कि यहाँ पर जब हम सोडियम कार्बोनेट लेंगे NO2CO3 और उसको पानी में डालेंगे वाटर में तो हमारे पास जो बेस बनेगा NaOH बनेगा और एसिड जो बनेगा वो बनेगा कार्बोनिक एसिड, तो चूँकि यहाँ पर हमारे पास जो बेस बन रहा है वो स्ट्रॉन्ग है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसकी वजह से
जो पूरा का पूरा नेचर होगा इसका Na2CO3 का वो बेसिक होगा। 66 है एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज डैश, ये ऊपर भी गया, बेसिक नेचर का होगा। 67 है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन दिस, सोडियम पर ऑक्साइड है तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, अच्छा +1 तो नहीं होगी, सॉरी -1 यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं इसको, अगर हम निकालना चाहें तो निकालने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ। तो सोडियम का +1 होता है तो +2 प्लस ऑक्सीजन इंटू 2 इक्वल टू 0, तो ऑक्सीजन बराबर हो गया -2/2, तो ये हमारे पास हो जाएगा -1, इस तरह से आ जाता है। ठीक है, एक सोडियम का +1 है तो 2 का +2 हो जाएगा। नेक्स्ट है 68 है कलर ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर इन बेसिक मीडियम, तो RPG इस तरह से याद रखना है, एसिड बेस न्यूट्रल। बेसिक मीडियम में जो है वो पर्पल होगा, ठीक है, ए ऑप्शन। 69 है द ऑक्सीडेशन नंबर इन क्रोमियम इन दिस पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो देखें यहाँ पर तो हो गया हमारे पास -14, उधर गया तो +12 हो गया, 2 से डिवाइड किया CR ने तो ये हो जाएगा +6 आ जाएगा। नेक्स्ट है इफ़ द रेट इज़ डिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट द रिएक्शन इज ऑफ डैश, तो रिएक्शन उस सूरत में 0 ऑर्डर का हो जाएगा, जो सोडो मॉलिक्यूल आकर इन्वॉल्व हो गया उसके अंदर। 71 है द एडिशन ऑफ अ कैटलिस्ट टू अ रिएक्शन चेंजेस डैश, कैटलिस्ट डालते हैं तो कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है तो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ कर देता है, नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज़ कर देता है। 72 है द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड डैश, ये कहलाता है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन। 73 इन मेटल्स कंडक्शन इज ड्यू टू डैश, तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से कंडक्शन होती है, दिस इज 73rd। 74th है कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बिकॉज डैश, एक कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करता है, और उसके पीछे वजह क्या होती है कि वो लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। 75 है हमारे पास द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज डैश, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, वैसे भी हम जानते हैं कि पेरोक्साइड पर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 होती है, ठीक है। 76 है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट इज़ नोन एज, ये हमारे पास कहलाता है केमिकल काइनेटिक्स, और इसी नाम से हमारे पास जो है वो चैप्टर नंबर 8 है, तो ये MCQ चैप्टर नंबर 8 से आया हुआ है। 77 है रिएक्शन विथ हाई एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी हाई हो जाएगी तो रिएक्शन जो सारे क्या हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे। 78 है द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उसको हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। 79 है द रेट ऑफ रिएक्शन, क्या होता है, डिक्रीज एज द रिएक्शन प्रोसीड, मतलब जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता रहता है रिएक्शन की स्पीड जो है ना वो डाउन होती रहती है, कम से कम होती रहती है। 80 है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 DM³ ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड डैश, तो ये हमारे पास कहलाता है मोलैरिटी, ठीक है, 1 DM³ में जितना भी मोल्स का सॉलिड डिजॉल्व है वो मोलैरिटी है, जिसको हम कैपिटल M से भी शो करते हैं। नेक्स्ट है द कलर ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर इन न्यूट्रल सोल्यूशन, तो RPG है ना, दिस इज एसिड बेस्ड न्यूट्रल, तो ग्रीन कलर का होगा ये न्यूट्रल में। 82 है द रिएक्शन ऑफ आइंस विथ वाटर एज टू चेंज इट्स pH इज कॉल्ड डैश, तो pH अगर चेंज हो जाए तो सूरत में ये हाइड्रोलिसिस है। द एक्वा सोल्यूशन ऑफ NH4Cl इज डैश, NH4Cl का एक्वा सोल्यूशन क्या होगा, तो जब NH4Cl को हम पानी में डालेंगे HOH में तो हमारे पास बनेगा HCl बनेगा, एसिड में और बेस में बनेगा NH4OH, और आप जानते हैं कि यहाँ पर जो ये हमारे पास एसिड है, दिस एसिड इज़ स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये जो NH4OH हमारे पास है दिस इज़ अ वीक बेस, तो ओवरऑल जो हमारे पास कह लो सोल्यूशन आ जाएगा वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक, तो NH4Cl एसिडिक सॉल्ट है, एसिडिक नेचर रखेगा। नेक्स्ट 84 है द एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl इज डैश, NaCl का एक्वा सोल्यूशन क्या होगा, क्योंकि जब NaCl को जब आप पानी में डालोगे तो आप देख सकते हो कि पानी में डालने पर HCl बन रहा है और NaOH बन रहा है। अब यहाँ पर ये HCl ये ख़ुद भी स्ट्रॉन्ग है और ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इस सूरत में न्यूट्रल हमारे पास रह जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है 85 है द प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स गेट अटैच्ड विद द सॉल्यूट आइंस और मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डैश, तो वो हमारे पास कहलाता है दैट विल बी कॉल्ड हाइड्रेशन, तो उसको हम हाइड्रेशन कहते हैं, चैप्टर 7 से है ये भी। 86 से दिस सॉल्ट विल बी हाइड्रोलाइज इन वाटर, ये वाला सॉल्ट वाटर में हाइड्रोलाइज हो सकता है।
तो देखिए NaCl नहीं हो सकता चूँकि ये pH चेंज नहीं करेगा। NH4Cl है, ये एसिडिक सॉल्ट है, ये हो सकता है। जबकि KCl न्यूट्रल है, ये भी नहीं हाइड्रोलाइज हो सकता। सोडियम सल्फेट न्यूट्रल है, ये भी हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता। 87 है, एक इक्वेशन लिखी हुई है तो और इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, कॉपर सल्फेट का वाटर से रिएक्शन हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर हाइड्रोक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ हाइड्रेशन हो सकती है, हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती है। तो क्या स्ट्रॉन्ग, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर सिर्फ हाइड्रेशन है, हाइड्रोलिसिस नहीं है। 88 है, दोबारा से दिया गया है, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। अच्छा, आप वाटर ऐड कर रहे हैं, वाटर इसमें ऐड हो जा रहा है, तो ये भी हमारे पास हाइड्रेशन के अंदर ही होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें ऐड हो जा रहा है, ठीक है। 89 है, ब्रेकेज ऑफ OH बॉन्ड अकर्स इन डैश। OH बॉन्ड किस में टूटता है, तो हमेशा हाइड्रोलिसिस में ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा जो कि केमिकल रिएक्शन होता है। 90 द कलर ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर इन बेसिक सॉल्यूशन, RPG, ये से पहले भी गया है, तो P फॉर पर्पल, पर्पल कलर होगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर में पर्पल होता है, पर्पल कहीं नहीं आ रहा तो उसको डीप ब्लू कह सकते हैं, डीप ब्लू कह लें या उसको हम यही कह लें कि ये पर्पल कलर होता है। तो बोथ आर सेम। 91 है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन KMnO4, तो निकालेंगे +7 निकल जाएगा, तो +7 आंसर है। नेक्स्ट है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन दिस, तो ये +2 हो गया, ये -8 हो गया, तो ये आपका +6 निकल गया, ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, चूँकि सनलाइट आ गई तो ये हमारे पास 0 ऑर्डर रिएक्शन होगा। 94 द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर ऑफ केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट हो चाहे रेट कांस्टेंट, उसको हम कैपिटल K से ही शो करते हैं। 95 द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट, तो ये प्रॉपर्टीज़ हमारे पास कहलाती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो ये हमारे पास चैप्टर 7 से MCQs है। 96 एंड 0 ऑर्डर रिएक्शन द रेट डिपेंड्स अपॉन डैश, 0 ऑर्डर रिएक्शन में रेट जो है वो किस पर डिपेंड करता है, लाइट पर डिपेंड करता है, ठीक है। इन तमाम में से किसी पर डिपेंड नहीं करता, रेडिएशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि ज़्यादातर वो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। 97 है, द रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन डैश, तो रेट कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। रेट कांस्टेंट मतलब यहाँ पर K की बात की जा रही है। 98 है, दिस आयन हैज़ द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, Al+3 आयन की ग्रेटेस्ट हाइड्रेशन होगी बिकॉज इसका चार्ज सबसे ज़्यादा है। 99 है, बेसिसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज, बेसिसिटी किसे कहते हैं, कितना हाइड्रोजन एसिड में मौजूद है, तो उसकी बेसिसिटी 2 आ जाएगी। 100 है, सल्फर हैज़ एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4 इन डैश, तो देखिए यहाँ पर निकालेंगे तो +2 और ये -6, तो यहाँ पर ये निकल गया आपका +4 तो हुआ, ये -4 हुआ, उधर गया +4 पर 2 से डिवाइड होगा तो 2 निकल जाएगा, ये नहीं है। H2S में यहाँ पर -2 निकल जाएगा, ये भी नहीं है। MgSO4 में +2 हो गया, ये -8 हो गया, ये भी नहीं है। H2SO4 में अगर हम देखें तो ये H2SO3 है, H2SO3 हमारे पास होता है, दिस विल बी सल्फ्यूरस, इसको हम सल्फ्यूरियस एसिड कहते हैं। ये -6 हो गया, +2 हो गया, तो यहाँ पर ये +4 निकल जाएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। 101 है, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज स्ट्रांगली एसिडिक सोल्यूशन शोज द कलर डैश, तो फिर से वही है भाई, RPG रेड कलर शो करेगा, ये काफ़ी रिपीट हो रहा है ये MCQ जिसके अंदर। 102 है, दिस आयन इज़ मोर स्ट्रांगली हाइड्रेटेड विथ वाटर, तो एल्यूमिनियम +3 आयन, कैल्शियम +2, O-2, Br-, चार्ज सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम +3 का है, सबसे ज़्यादा जल्दी हाइड्रेट यही होगा। 103 है, पाउडर्ड सॉलिड इज़ मोर रिएक्टिव देन इट्स चंक्स ड्यू टू ग्रेटर सरफेस एरिया की वजह से ऐसा होता है। तो ये चैप्टर 8 का टॉपिक हमारे पास था, वहाँ से लिया गया फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन से। नेक्स्ट है द रिएक्शन दिस इज़ ऑफ डैश ऑर्डर, ये हमारे पास 2 आ गए यहाँ पर, तो दिस विल बी द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शंस विच प्रोसीड ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट और ऑफ द ऑर्डर, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन सारे के सारे 0 ऑर्डर के होते हैं, दिस आल्सो बिलोंग्स टू चैप्टर 8। नेक्स्ट है, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस टाइट्रेशन डैश इज़ ऑफन यूज एज इंडिकेटर, वीक बेस जब भी आ जाता है तो सूरत में हम मिथाइल ऑरेंज को एज एन इंडिकेटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज। 107 है, फॉर स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड टाइट्रेशन डैश इज़ ऑफन यूज एज इंडिकेटर, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, ठीक है, तो सूरत में हमारे पास फिनोल्फथालीन यूज़ करना होगा। दिस एक है HIN रेड H+ आयन, बिहेवियर ऑफ इंडिकेटर, एसिड इज एडेड टू द अबव मेंशन मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, द कलर बिकम्स डैश, अगर एसिड ऐड कर दिया जाएगा तो एसिड पे आप जानते हैं मिथाइल ऑरेंज में होता है RYO, रेड येलो ऑरेंज, तो रेड कलर हो जाएगा ये एसिड ऐड करने पर।
नेक्स्ट है MCQ नंबर 109, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इज इंक्रीज्ड इज डैश। तो वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ होता है, वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ होता है एक एलिमेंट का, उसको क्या कहते हैं? तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। 1110 है कि ऑक्सीजन -2 चेंजेस टू O-1, दिस इज डैश। तो -2 से आप देख रहे हैं कि -1 यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट चूँकि बढ़ रही है, तो इन दैट केस यहाँ पर हो रही है ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट MCQ है C+O टू CO2 अंडरगो रिडक्शन। कौन सा रिडक्शन, किस चीज़ की रिडक्शन हो रही है इसके अंदर? तो देखिए कार्बन में तो ऑक्सीजन आ जा रहा है, तो कार्बन की ऑक्सीडेशन हो रही है, और ख़ुद ऑक्सीजन की यहाँ पर कह सकते हैं कि जो वो रिडक्शन यहाँ पर हो रही है, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन भी O2 में ही है, तो ऐसे इसमें रिडक्शन में कोई भी नहीं जा रहा, तो नन हो जाएगा, क्योंकि जस्ट कार्बन यहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है। 112 है द डेविएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर एंड एस्मोटिक प्रेशर बिकम्स 2-fold फॉर द फॉलोइंग सॉल्यूशन। तो डबल किस सॉल्यूशन के लिए इसमें से यहाँ पर हो सकता है? बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये 2 हो सकता है किस सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो 2 किस तरह के सॉल्यूशन के लिए हो सकता है ये? तो ये 1 मोल शुगर, 1 मोल ग्लूकोज, 1 मोल NaCl। तो ये इनमें से शुगर भी है, ग्लूकोज भी, NaCl भी, जो कि सबके 1-1 मोल है, ठीक है। तो ये डेविएशन बॉइलिंग पॉइंट की, फ्रीजिंग पॉइंट की, ये इन तमाम के लिए हो सकती है। तो ऑल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 113 है कन्वर्जन ऑफ Sn+2 टू Sn+4। तो चार्ज आप देख सक रहे हैं कि यहाँ पर बढ़ रहा है, तो चार्ज बढ़ने पर यहाँ पर हो रही है ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है 114 है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इन HClO इज डैश। ठीक है, +1 हो गया, ये -2 हो गया, तो Cl का निकालना है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास -2 + 1, ये हो जाएगा -1, तो Cl का निकल जाएगा +1, तो +1 इज़ द करेक्ट आंसर। 115 है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इन Cl2O7। आई थिंक कि ये Cl2O7 में चार्जेस है कि नहीं, आई डोंट नो, चलिए Cl2O7 ही मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा -14, और वहाँ से 2 डिवाइड होगा तो 7 आ जाएगा, तो 7 आंसर होगा। नेक्स्ट है सब्सटेंस विच ब्रिंग्स अबाउट अ रिडक्शन इज कॉल्ड डैश एजेंट। रिडक्शन कौन करता है? रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा कर रहा होता है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज़ नॉट ज़ीरो। किसमें ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का ज़ीरो नहीं है? तो इस तमाम में ही जो है वो ज़ीरो नहीं होगा, बिकॉज कुछ ना कुछ आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का, तो ऑल हो गया। कार्बन अकेला होगा तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर उसका ज़ीरो आएगा। 118 है एन एक्वस सोल्यूशन 4Cl ट्रांस डैश। एक्वस सोल्यूशन क्या करेगा भाई? ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा, बिकॉज NH4Cl हम जानते हैं एसिडिक नेचर का है, तो इट विल टर्न द ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। 119 है व्हेन वन ऑफ द प्रोडक्ट एक्ट एज कैटलिस्ट देन द सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड एज डैश। तो वो हमारे पास ऑटो कैटालाइसिस कहलाता है। टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट का टॉपिक है और चैप्टर नंबर 8 के अंदर ये हमारे पास आता है। 120 है कि हमारे पास एक रेट एक्सप्रेशन दी हुई है, दिस इज़ द रेट एक्सप्रेशन। इन द अबव रेट एक्सप्रेशन द सम ऑफ A एंड B इज कॉल्ड डैश। तो A और B का जो समेशन होता है वो हमारे पास कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट इन द रिएक्शन टू बी प्रोडक्ट इफ द कंसंट्रेशन ऑफ B इज डबल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज बाय डैश। क्योंकि सेकंड ऑर्डर है 2B के रेस्पेक्ट से, तो 4 गुना बढ़ जाएगा कंसंट्रेशन। अगर हम B का डबल कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डैश टाइम फास्टर व्हेन टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेज बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड। जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो रेट कांस्टेंट डबल हो जाता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारे पास जो है वो 2 टाइम्स फास्टर हो जाता है। नेक्स्ट है फॉर द रिएक्शन दिस व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ A डबल्स द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज 4 फोल्ड्स विच मीन्स, तो जब डबल करने पर 4 फोल्ड्स हो रहा है तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन होगा। नेक्स्ट है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। तो ये जो MCQs आपके पास आया है, ये वाला जो MCQs आया है हमारे पास, तो ये दैट इज़ पंजाब बोर्ड से हमारे पास आया हुआ MCQs है। तो किस रिएक्शन में, किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हमारे पास जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन हो जाता है?
ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। नेक्स्ट है द रेट ऑफ द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट एंड रेट एक्सप्रेशन इज सेम फॉर डैश ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर के लिए हमारे पास सेम आता है, तो दिस आल्सो बिलोंग्स टू पीटीबी, पंजाब टेक्स्ट बोर्ड। नेक्स्ट है द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन इज डैश। हैलोजन कॉमनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन। बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन इनमें से देखना है कौन सा है, तो देखें चार्जेस बैलेंस करना चेक करते हैं। ये 0 चार्ज, यहाँ टोटल +3 चार्ज, यहाँ +1 चार्ज, तो बैलेंस नहीं है। यहाँ चार्ज +1, यहाँ +2, ये भी बैलेंस नहीं है। यहाँ चार्ज +3, यहाँ चार्ज +3, दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन सी। नेक्स्ट इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज बोथ अब एंड वेंट बिलो द नोडल प्लेन। 129 बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज बिटवीन डैश, तो वो 20 से 40 किलो जूल पर मोल के बीच में होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी, और ये सबसे हाईएस्ट होती है तमाम सेकेंडरी बॉन्ड्स में। नेक्स्ट डैश इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो एटम में होते हैं, डैश इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। तो लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, वैलेंसी, ऑर्बिटल। तो डैश इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। तो ये थोड़ा सा मसला कर रहा है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो नहीं हो सकता, अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वगैरह हो सकता है। तो बॉन्ड पेयर भी नहीं कह सकते हैं, लोन पेयर भी नहीं कह सकते हैं। लोन पेयर तो बॉन्ड पेयर्ड जो होता है, बॉन्ड पेयर में भी पेयरिंग हो जाती है। तो ये 130 आई थिंक ये गलत MCQ है। नेक्स्ट है 131 है द एंगल बिटवीन sp3 ऑर्बिटल इज 109 डिग्री। एक्चुअल में ये होता है 109.5 डिग्रीज। नेक्स्ट है डैश इज द मिक्सचर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स ऑफ सेम शेप एंड एनर्जी, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। 133 है डैश इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। ये लिनस पॉलिंग ने जो है वो गो थ्रू किया था इसको। 134 है द वैलेंसी ऑफ कार्बन इन ग्राउंड स्टेट अपीयर्स टू बी डैश। ग्राउंड स्टेट पर ऐसा लगता है कि कार्बन डाईवैलेंट है। जो कार्बन को जब हम देखते हैं तो 1s2 2s2 और 2px 2py 2pz। तो आप जानते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो ये px1 और py1, तो ऐसा लग रहा होता है कि बस px और py से बॉन्डिंग कर सकता है, तो डाईवैलेंट लगता है। लेकिन फर्दर क्या होता है कि जब हाइब्रिडाइजेशन होती है तो टेट्रावैलेंसी आ जाती है। नेक्स्ट है द बॉन्ड फॉर्म्ड इन फ्लोरीन मॉलिक्यूल इज ड्यू टू दिस ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल। फ्लोरीन आप जानते हैं कि फ्लोरीन हमारे पास p ब्लॉक एलिमेंट है, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन p सब शेल में होता है, ये pp ओवरलैपिंग से बनता है। नेक्स्ट है बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एज कम्पेयर टू दैट ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज डैश। डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी आप जानते हैं लेस होती है, कम होती है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से। ट्रिपल बॉन्ड की हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी होती है। नेक्स्ट है 137 है द वैलेंसी ऑफ कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट अपीयर्स टू बी डैश। एक्साइटेड स्टेट पर इसकी वैलेंसी आप जान सकते हैं कि 4 हो जाती है, चूँकि S से इलेक्ट्रॉनिक P में जंप मार जाता है। तो फिर कन्फिग्रेशन हमारी हो जाती है ना कि 2s पर 1, फिर 2px पर भी 1 हो जाता है, फिर 2py पर भी 1 हो जाता है, और 2pz पर भी 1 हो जाता है। तो एक तरह से 1 2 3 4 जगह से बॉन्डिंग हो जाती है। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट इज डैश। तो ये ऊपर कन्फिग्रेशन बना दी मैंने, नीचे देख लेते हैं। 1s2 2s1 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। आई थिंक ये भी गलत है। 1s2 2s2 तो नहीं होगा, ये भी गलत है। 1s2 2s1 2px1 यस 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। दिस इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट। नेक्स्ट है द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज हाईएस्ट फॉर डैश। तो पीपी ओवरलैपिंग के लिए सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो हाईएस्ट होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब पीपी ओवरलैपिंग होती है तो जो पाई बॉन्ड्स होते हैं, पी ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके किनारों पर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है किनारों पर उनके, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि वो हमारे पास जो है वो ज़्यादा कह लें कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमारे पास बना रहे होते हैं। SS वीकेस्ट होता है। तो सिंपल इसका लॉजिक यही है इसके पीछे कि पीपी ओवरलैपिंग के लिए सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, बिकॉज पी ऑर्बिटल में आप देखते हैं कि वो किनारों पर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो ज़्यादा होती है। 140 द डायपोल मोमेंट ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल। Cl2 हमारे पास नॉन पोलर है, तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू हो जाएगी 0 डिवाई। नेक्स्ट है 141 है द वैलेंसी ऑफ बोरॉन इन ग्राउंड स्टेट इज डैश। ग्राउंड स्टेट पर बोरॉन की वैलेंसी होती है 3 या +3।
तो देख लेते हैं वैसे बोरॉन को, बोरॉन 5 होता है, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p1। नहीं तो ग्राउंड स्टेट पे शायद 1 आ रही है, एक तरह से बॉन्ड बना सकता है। तो 3 इज द नॉट द करेक्ट आंसर एक्चुअली, 3 इज एक्चुअली द रॉन्ग आंसर एंड द करेक्ट आंसर इज 1। नेक्स्ट है द वैलेंसी ऑफ बोरॉन इन एक्साइटेड स्टेट। हाँ, उसमें 3 हो सकती है, जो कि फिर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 2s एक इलेक्ट्रॉन जंप मार देगा, दूसरे 2p ये x है तो 2p y पर आ जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है। द वैलेंसी ऑफ बेरिलियम इन ग्राउंड स्टेट। तो बेरिलियम की वैलेंसी ग्राउंड स्टेट पे क्या होगी, बी जो है हमारे पास होता है 4 होता है, ये हो जाएगा 1s2 और 2s2, तो दैट से बात है 0 हो जाएगा। द सिंगल बॉन्ड इन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड डैश। कोवेलेंट बॉन्ड में जो सिंगल बॉन्ड होता है दैट इज कॉल्ड अ सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट है द वैलेंसी ऑफ बेरिलियम इन एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट पे क्या होगा, 2s एक जंप मारेगा, 2p x पर एक आ जाएगा और यहाँ पर भी 2 से 1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगी 2 वैलेंसी आ जाएगी। नेक्स्ट है द sp2 ऑर्बिटल्स आर डैश। sp2 ऑर्बिटल हमारे पास आप जानते हैं ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं, तो ये एक प्लेनर होते हैं जिसको हम को प्लेनर भी कहते हैं। नेक्स्ट है द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज डैश। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2 होती है, वैसे -2 होती है। वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, 3 होती है भाई। नेक्स्ट है व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन लो एनर्जी ऑर्बिटल इट इज डैश स्टेट। तो फिर ये हमारे पास होता है ग्राउंड स्टेट। 150 MCQs है, विच एटॉमिक ऑर्बिटल इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन सिग्मा बॉन्डिंग। कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्डिंग करेगा, एस ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्डिंग करता है, कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाता। नेक्स्ट है इन इथीन मॉलिक्यूल देर आर डैश। इथीन की बात करें, C डबल बॉन्ड C, फिर हाइड्रोजन चारों तरफ आप यूज़ कर लें, तो यहाँ देख सकते हैं कि 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड होता है, तो 5 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन हाई एनर्जी ऑर्बिटल दिस इज, तो उसको कौन सी स्टेट कहेंगे, दिस विल बी द एक्साइटेड स्टेट। 153 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज़ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हमारे पास इथीन है और इथीन के अंदर हम जानते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट किस में होगी, तो इसमें नहीं होगी, वाटर में होगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी नहीं होगी, CCl4 में भी नहीं होगी, क्योंकि वाटर का जो स्ट्रक्चर हमारे पास है वो एंगुलर या बेंट है, तो ये नॉन प्लेनर होता है। नेक्स्ट है व्हेन कार्बन इज अटैच टू 4 एटम्स इट इज डैश हाइब्रिडाइज्ड। जब कार्बन अगले 4 एटम कार्बन के साथ बॉन्ड बना ले, जैसे कि मीथेन वगैरह में, तो यहाँ पर कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज होता है, तो यहाँ कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है। नेक्स्ट है 156 है व्हेन कार्बन इज अटैच विद 3 एटम्स इट इज डैश हाइब्रिडाइज। 3 से बॉन्ड बना है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इथीन के अंदर आपको दिख रहा होता है। द शेप ऑफ अमोनिया, अमोनिया का शेप कैसा होता है, अमोनिया के शेप हमारे पास पिरामिडल होता है, क्योंकि एक लोन पेयर होता है उसमें 3 बॉन्ड पेयर के साथ, तो इस तरह से हमारे पास अमोनिया की शेप इस तरह से पिरामिड जैसा बन रहा होता है, जिसमें बॉन्ड एंगल आप देख सकते हैं 160 डिग्री होती है। नेक्स्ट है व्हेन कार्बन इज अटैच टू 2 एटम्स इट इज डैश हाइब्रिडाइज। 2 एटम से अटैच होना पड़ता है अगर उसे, जैसे यहाँ पर इस तरह से अटैचमेंट हो गई, तो इसमें कार्बन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन रखेगा, इन दोनों में sp हाइब्रिडाइजेशन रखेगा। नेक्स्ट है इन मीथेन मॉलिक्यूल देर आर डैश। मीथेन की बात की जाए तो कार्बन है, 4 तरफ हाइड्रोजन है, तो मीथेन में कहा जा रहा है कि 3 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड, तो ऐसा नहीं होता, 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। यस, दिस इज द करेक्ट। नेक्स्ट है विच हैज़ ग्रेटर आयनिक कैरेक्टर। अब आपको पता है कि दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होगा HF के मॉलिक्यूल में होगा, दैट्स वाई इट हैज़ द हाइएस्ट आयनिक या ग्रेटेस्ट आयनिक कैरेक्टर। तो इसलिए HF का जो बॉन्ड होगा वो मोस्ट पोलर होगा और सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी इसी का होगा। नेक्स्ट है इन अमोनिया नाइट्रोजन इज डैश हाइब्रिडाइज्ड। अमोनिया में नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, लेकिन इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ इसमें एक लोन पेयर भी होता है, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल 109.5 से कम होकर 160 डिग्री हो जाती है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन C2H2 मॉलिक्यूल। इथाइन के मॉलिक्यूल में बॉन्ड्स कितने होते हैं, तो अगर आप देखें यहाँ पर बॉन्ड, इसमें यहाँ पर 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा मिल रहा है और 2 पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है, तो 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड 3 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड हो गए, ये C ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट है इन वाटर ऑक्सीजन इज डैश हाइब्रिडाइज्ड। तो इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है वाटर के अंदर, बट उसके साथ 2 लोन पेयर आ जाते हैं। नेक्स्ट है इन BeCl3 बेरिलियम इज डैश हाइब्रिडाइज्ड। लीनियर स्ट्रक्चर होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होती है।
इन BF3 बोरोन इज ट्रैश हाइब्रिडाइज, BF3 में बोरोन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, तभी ट्राइगोनल प्लेनर शेप आता है। नेक्स्ट इन वाटर देयर आर डैश, वाटर के अंदर अगर आप देखो वाटर के स्ट्रक्चर बनाओ तो इसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, 2 बॉन्ड और 2 लोन पेयर है, तो बॉन्ड पेयर होता है और 2 लोन पेयर होता है। इन अमोनिया देयर आर डैश, अमोनिया अगर आप बना दो तो अमोनिया इस तरह से बनता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अनदर हाइड्रोजन एंड देयर इज़ अ लोन पेयर, तो उसमें 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होता है। 168 है, दिस मॉलिक्यूल हैज़ अ मैक्सिमम बॉन्ड एंगल, ये 160 डिग्री हो गया हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड 180 डिग्री हो गया, SO2 हमारे पास 119 डिग्री हो गया और वाटर हमारे पास 104.5 डिग्री हो गया, तो मैक्सिमम बॉन्ड एंगल हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का आ गया। द शेप ऑफ BF3 का शेप हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर होता है, बिकॉज BF3 में आप जानते हैं जब आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो उसमें बोरोन के साथ 3 बॉन्ड पेयर आ जाएंगे और 3 बॉन्ड पेयर जब आते हैं तो शेप ट्राइगोनल प्लेनर हमारे पास हो जाता है। 170 है, द शेप ऑफ वाटर इज डैश, वाटर का शेप कैसा होता है, तो वाटर का शेप हमारे पास एंगुलर पिरामिडल डायगोनल, तो एंगुलर होता है, तो एंगुलर कहते हैं, कुछ लोग इसी को बेंट कहते हैं और कुछ लोग इसी को वी शेप भी कहते हैं, तो एक ही बात है। नेक्स्ट है डैश एज अ मैक्सिमम रिपल्जन, तो मैक्सिमम रिपल्जन यहाँ पर किसके अंदर होती है, तो याद रखिएगा कि हमारे पास जो बॉन्ड पेयर की रिपल्जन्स है या लोन पेयर की जो रिपल्जन होती है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है। 172 डैश बॉन्ड्स आर नॉट कंसिडर्ड एज एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, तो पाई बॉन्ड्स को हम एक्टिव सेट नहीं कहते इलेक्ट्रॉन पेयर के, तभी पाई बॉन्ड्स को हम इग्नोर कर देते हैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल को डिटरमाइन करने के लिए जब हम वेस्पर थ्योरी के बारे में पढ़ रहे होते हैं। नेक्स्ट है इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डैश ओवरलैप अकर्स, तो हाइड्रोजन में आप जानते हैं कि 1s1 SS ओवरलैपिंग ही उसके अंदर हो सकती है। HF के अंदर कौन सी ओवरलैपिंग, ये S ब्लॉक है, ये P ब्लॉक है, तो SP ओवरलैपिंग होती है। नेक्स्ट है डैश इज फाउंड बाय हेड टू हेड ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से हमारे पास हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। डैश इज फाउंड बाय लेटरल या पैरेलल ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो पाई बॉन्ड बनता है। विच ओवरलैप इज स्ट्रॉन्ग, सिग्मा बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा पाई बॉन्ड से, बिकॉज एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है डैश रिस्ट्रिक्ट्स द रोटेशन ऑफ एटम्स और ग्रुप अटैच टू आइदर एंड्स ऑफ द मॉलिक्यूल, तो हमारे पास यहाँ पर जो पाई बॉन्ड होता है उससे क्या होता है कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हमारे पास हो जाती है। तो MCQ नंबर 178 आप देख रहे हैं, तो ये हमारे पास वैसे तो सेकेंड ईयर का कॉन्सेप्ट हमारे पास ये आता है कि जब सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो उसमें तो फ्री रोटेशन होती है, लेकिन पाई बॉन्ड आ जाता है तो फ्री रोटेशन नहीं होती। इसी वजह से अल्कीन्स के अंदर हम देख सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखने में आता है। MCQ 179 है कि डैश इज़ द क्लाउड ऑफ चेरगा दैट सराउंड्स, चेरगा नहीं, दिस विल बी चार्ज, तो जो हमारे पास क्लाउड ऑफ चार्ज है जो सराउंड करता है एक न्यूक्लियस के अराउंड, उसको हम क्या कहते हैं, तो दिस विल बी अराउंड सराउंड्स ओनली वन न्यूक्लियस की बात करें तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, चूँकि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो दोनों न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं। एंड डैश इज द क्लाउड ऑफ चार्ज दैट सराउंड्स मोर देन वन न्यूक्लाई, तो ये हमारे पास होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये VBT और MOT का जो कॉन्सेप्ट था यहाँ से MCQs आया। MCQs 181 है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विद डैश एनर्जी देन आइदर ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल फ्रॉम विच इज डेराइव्ड इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग की जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आप जानते हैं कि जब हम एनर्जी डायग्राम बनाते हैं तो एनर्जी डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल होता है और यहाँ पर नीचे हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, उसकी एनर्जी कम होती है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा लो। नेक्स्ट है अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विद डैश एनर्जी एंड जीरो और लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एंटी बॉन्डिंग ऊपर होता है तो उसका मतलब किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, तो विथ हाई एनर्जी यहाँ पर हो जाएगा। ये भी MOT का कॉन्सेप्ट है, चैप्टर 4 है केमिकल बॉन्ड से। नेक्स्ट है VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एज्यूम्स दैट शेयर्ड पेयर ऑक्युपाइज द डैश ऑर्बिटल ऑफ द बॉन्डेड एटम। तो VBT तो ये कहती है कि जो शेयर्ड पेयर होता है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर मौजूद होता है, जबकि MOT ये कहती है कि शेयर्ड पेयर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के पास होता है और उससे 2 नए ऑर्बिटल जनरेट होते हैं। 185 है दिस इज़ नॉट अ प्राइमरी बॉन्ड, इसमें से प्राइमरी बॉन्ड कौन सा नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्राइमरी बॉन्ड नहीं है, ये एक सेकेंडरी बॉन्ड है या इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड है। 186 है डैश इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटोनिक ब्रिज, हाइड्रोजन बॉन्ड को ही प्रोटोनिक ब्रिज कहा जाता है, इसको डॉटेड लाइन से हम शो करते हैं। नेक्स्ट है डैश इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, तो डॉटेड लाइन से हाइड्रोजन बॉन्ड को ही शो किया जाता है। MCQs 188 है डैश बॉन्ड ब्रेक फर्स्ट, तो हमेशा कौन सा बॉन्ड पहले टूटता है, तो सबसे पहले हमारे पास जो बॉन्ड ब्रेक होगा आयनिक कोवलेंट हाइड्रोजन और मेटेलिक बॉन्ड में से। तो यहाँ पर वैसे तो
अगर हम इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस की बात करें तो सबसे वीकेस्ट इन सब में आयनिक कोवलेंट हाइड्रोजन और मेटेलिक में हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो उसको पहले ब्रेक होना पड़ेगा क्योंकि ये 20 से 40 किलो जूल पर मोल है। बाकी ये दोनों तो प्राइमरी बॉन्ड्स हैं, तो प्राइमरी बॉन्ड्स तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो ये दो तो नहीं हो सकते, और मेटेलिक बॉन्ड भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड ही पहले टूटेगा। नेक्स्ट है व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन etc. दैट इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन आर नोन एज डैश बॉन्ड। ये हमारे पास कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट है आइस फ्लोट्स ओवर वाटर बिकॉज आइस इज डैश डेंस देन वाटर। आइस हमेशा लेस डेंस देन वाटर होता है, तभी आइस क्या होता है, वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। आइस की डेंसिटी 0.92 ग्राम पर ml होती है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट है वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ 1 एट डैश डिग्री सेंटीग्रेड। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है, और वो मैक्सिमम डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml होती है। नेक्स्ट है द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन डैश। स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड किस में मौजूद होगा, वाटर के अंदर होगा। अगरचे HF की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, HF ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है F, बट चूँकि वाटर के अंदर क्या होता है कि दो तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, दो तरफ से हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, इसलिए ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में है। 193 है कि वाटर हैज़ डैश बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ HF ऑल्दो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। तो वाटर की ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होती है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होती है। वाटर की 100 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, HF की 80 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। वजह क्या है कि वाटर में दो तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। 194 है डायपोल मोमेंट इज़ अ डैश क्वांटिटी। तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, इट इज़ इक्वल टू E इंटू डिस्टेंस। चार्ज और डिस्टेंस दोनों के दोनों हमारे पास जो है वो कह लें कि स्केलर ही हैं, तो डायपोल मोमेंट खुद एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट है द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज टुवर्ड्स डैश पोल। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है वो किस पोल की तरफ होती है, तो ये वाला MCQs हमारे पास जो 195 आया है, दिस इज़ फ्रॉम पंजाब टेक्स्ट बोर्ड से आया हुआ है, ठीक है। तो ये ऑल डायरेक्शंस में, तमाम डायरेक्शंस में होती है। 196 है 1 dy इज डैश ESU इंटू सेंटीमीटर। वैसे तो हम यहाँ पर अगर कूलामीटर की बात करेंगे तो 3.335 इंटू 10 की पावर -30 है, और ESU सेंटीमीटर की बात करें तो उसके लिए हमारे पास 1.8 इंटू 10 की पावर -10 हो जाएगा। नेक्स्ट है द डायपोल मोमेंट ऑफ CCl4 इज 0 ड्यू टू डैश बिकॉज ऑफ इस सिमेट्री। इसकी सिमेट्री की वजह से, क्योंकि जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होते हैं उनके डायपोल मोमेंट 0 होता है। अगर आप CCl4 का स्ट्रक्चर अगर आप बनाएंगे तो CCl4 का स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, और अगर बीच से आप कट करेंगे मॉलिक्यूल को तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल आ जाएगा। 198 MCQs है द डायपोल मोमेंट ऑफ SO2 इज डैश। SO2 में डायपोल मोमेंट जो है हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा, चूँकि सल्फ़र अगर हम SO2 का स्ट्रक्चर बनाएंगे इस तरह से, तो यहाँ पर सल्फ़र के पास लोन पेयर आ जाएंगे, और जब भी लोन पेयर आएगा तो डायपोल मोमेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। 199 है डैश हैज़ हाई बॉन्ड एनर्जी। तो हाई बॉन्ड एनर्जी हमारे पास कहाँ पर है, तो हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी हमारे पास होगी N2 पे, नॉन पोलर इस पर नहीं होगी, इस पर भी नहीं होगी, CC पे भी नहीं होगी, लेकिन CH पे होगी, क्योंकि हमारे पास पोलर बॉन्ड है। 200 है द यूनिट ऑफ बॉन्ड एनर्जी इज डैश। बॉन्ड एनर्जी की यूनिट हमारे पास क्या होगी, तो किलो जूल पर मोल ये यूनिट हमारे पास होती है बॉन्ड एनर्जी की। 201 है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल बॉन्ड्स इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंसेस, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। डैश एज अ मिनिमम एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर मिनिमम किस में होगा, तो यहाँ sp3 में होगा। sp3 में एस कैरेक्टर हमारे पास जो होता है वो 25% होता है, और p कैरेक्टर जो हमारे पास होता है वो 75% होता है, तो यहाँ पर C ऑप्शन करेक्ट होगा। 203 अल्फा रेज आर फास्ट मूविंग डैश। अल्फा रेज वैसे तो फास्ट मूविंग नहीं होते हैं, गलत MCQs आया हुआ, स्लो मूविंग होते हैं, और स्लो मूविंग क्या होते हैं, हीलियम न्यूक्लाई होते हैं। 204 है द पार्टिकल हैविंग अ मास 1836 टाइम्स दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डैश। तो इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना भारी प्रोटॉन होता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 205 ऑन एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल यूरेनियम 238 चेंजेस इनटू डैश। तो ये हमारे पास रेडियो एक्टिव डिके यहाँ पर हो रहा है यूरेनियम 92-238। यूरेनियम 92-238 हमारे पास है, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे कि जब इससे अल्फ़ा पार्टिकल निकलेगा तो मतलब He24 इससे निकल रहा है, तो 92 से 2 कम हो जाएगा, तो थोरियम बन जाएगा ये हमारे पास। तो ये न्यूक्लियर डीके यहाँ पर हो रहा है, वेरी सिंपल MCQs। 206 है व्हेन अल्फा रेज इज एमिटेड। जब अल्फा रे निकलता है तो क्या होता है, तो 2 एटॉमिक नंबर कम होता है और 4 मास नंबर कम होता है, बिकॉज हीलियम निकल रहा होता है। एटॉमिक नंबर इज डिक्रीज बाय 2 एंड मास नंबर इज डिक्रीज बाय 4। ए ऑप्शन ही करेक्ट है। 207 है मोस्ट ऑफ द रेडिएशन गिवन बाय रेडियम व्हेन सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटिक फील्ड वर फाउंड टू स्प्लिट इनटू डैश।
तो ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है, 3 टाइप में स्प्लिट हो गए थे रेडियम से निकलने वाले सारे रेडियो एक्टिव रेस, जिसको हम अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेस कहते हैं। दिस इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। नेक्स्ट है विच इज़ द हेवीएस्ट पार्टिकल अमंग द फॉलोइंग। सबसे हेवीएस्ट पार्टिकल कौन सा है इसमें से? अल्फ़ा रे इज़ द हेवीएस्ट वन, क्योंकि अल्फ़ा रे के अंदर 2 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है, जबकि ये सिर्फ अकेला इलेक्ट्रॉन है, या अकेला प्रोटॉन या अकेला न्यूट्रॉन है। नेक्स्ट है 209 है, न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय डैश। न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया? जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया। 210 है, पार्टिकल्स इन कैथोड रेस हैव सेम चार्ज टू मास रेशियो एस। कैथोड रे का हमेशा सेम चार्ज टू मास रेशियो होता है। पार्टिकल्स इन कैथोड रेस हैव सेम चार्ज टू मास रेशियो एस अल्फ़ा, बीटा, गैमा। मतलब बीटा रेस की तरह से उनका होगा, क्योंकि बीटा रेस असल में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक नेचर ही रखते हैं। 211 है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस विच वन इज़ मोस्ट इजली स्टॉप्ड बाय एयर। हवा में अल्फ़ा रेस सबसे आराम से रुक सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हवा में सिर्फ 1 से 2 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट कर सकता है अल्फ़ा रे। तो ये सबसे ज़्यादा वीकेस्ट पेनिट्रेटिंग हमारे पास रेडियो एक्टिव रे होता है। MCQs नंबर 212 है, मोस्ट ऑफ द रेडिएशंस कमिंग ऑफ आउट ऑफ पिच ब्लेंड। तो पिच ब्लेंड के अंदर से जो रेडिएशन निकलते थे वो ज़्यादातर बीटा रेस थे। एट 1 mm इन कैथोड रे ट्यूब, 1 mm प्रेशर जब कैथोड रे ट्यूब पे हो जाता है, मतलब इतना रेड्यूस प्रेशर करते हैं, तो उस सूरत में क्या होता है? एनोड ग्लोस, फेंट ग्रीन ग्लास अपीयर्स, नो कंडक्शन अकर्स, नन ऑफ दीज। तो 1 mm प्रेशर करने पर एनोड ग्लो हो जाता है, पॉजिटिव कॉलम बन जाता है। 214 है, डैश आइसोलेटेड रेडियम। तो मैडम क्यूरी ने रेडियम को आइसोलेट किया था। रेडियम वॉज द फर्स्ट रेडियोएक्टिव एलिमेंट टू बी डिस्कवर्ड। नेक्स्ट एट 0.001 mm प्रेशर इन कैथोड रे ट्यूब, एनोड ग्लोस, नो कंडक्शन अकर, नन ऑफ दिस, फेंट ग्रीन ग्लास अपीयर्स। तो यहाँ पर मैंने 2013 में शायद गलत कर दिया कि इसमें क्या होगा कि फेंट ग्रीन ग्लास अपीयर्स होता है, लाइट ग्लो करती है, और पॉजिटिव कॉलम जो है वो बनता है 0.001 mm प्रेशर पर। ठीक है, तो एनोड ग्लो करता है। नेक्स्ट है लाइट ऑफ अ सिंगल वेवलेंथ इज कॉल्ड डैश। सिंगल वेवलेंथ की लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट कहलाती है। 217 है, डेट डिटरमाइन शेप ऑफ ऑर्बिटल। शेप ऑफ ऑर्बिटल बताने के लिए एज़िमुथल क्वांटम नंबर को इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम स्मॉल l से शो करते हैं। व्हेन n इक्वल टू 2 द l इक्वल टू डैश। n की वैल्यू 2 होगी तो l की वैल्यू क्या हो सकती है? तो 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास हैं। तो ये 0 और 1 दोनों, क्योंकि l इक्वल टू आप जानते हैं n-1 के बराबर होता है। नेक्स्ट है 219 है, 1:2:2 2px2 डैश रूल इज़ वायलेटेड। 1:2 2p पर x पर 2, जबकि होना क्या आता है कि 2p x पर 1 और 2p y पर 1 आना चाहिए था। तो यहाँ पर हुन्स रूल हमारे पास वायलेट हो गया। 220 द n+l वैल्यू फॉर 5d ऑर्बिटल। 5d है तो n वैल्यू इसकी बच्चों क्या हो गई? 5 हो गई, और l वैल्यू इसकी हो गई 3, अच्छा सॉरी 0 1 2 हो गई। तो इसकी n+l वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? तो यहाँ पर अगर हम इसकी n+l वैल्यू देखेंगे तो n और l को हमें ऐड करना पड़ेगा इसमें, और l की वैल्यू आप देख सकते हैं कि l की वैल्यू यहाँ पर जो है वो 2 आई हुई है, तो 5 + 2 हमारे पास हो जाएगा 7। ठीक है, नेक्स्ट है देयर इज़ द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब शेल इज़ गिवन बाय डैश। तो सब शेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल किससे गिवन किए जाएंगे? तो 2l+1 से हमारे पास पता लग सकता है। l पे एज़िमुथल क्वांटम नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट है द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज़ अप्लाइड टू डैश। इलेक्ट्रॉन पर अप्लाई होता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। 223 है द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डैश। तो ये मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी है कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। नेक्स्ट है द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइंस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो सोडियम +1 पे भी हमारे पास जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर सोडियम +1 पे भी हमारे पास जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अगर मैग्नीशियम +2 की बात करें तो उसमें भी हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये पेयर हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट है दिस वन ऑफ द फॉलोइंग कलर्स हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ शॉर्टेस्ट इसकी होगी जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी। तो वायलेट कलर की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है।
ठीक है। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट एच इज डैश। प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 6.625 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड है। 2 to 7 है दिस द कलर हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हमारे पास रेड कलर की होती है। नेक्स्ट है 2 to 8 में कैन इलेक्ट्रॉन इज सेट टू बी एक्साइटेड व्हेन इट जम्प्स टू अ हायर ऑर्बिट, तो वो एक्साइटेड हो जाता है। 2 to 9 है द कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन इट्स डैश। लाइट का कलर उसके वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, वेवलेंथ के लिहाज से लाइट का कलर हो रहा होता है, जिसको हम लैम्डा से शो करते हैं। नेक्स्ट है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम इज कॉन्ट्रडिक्टेड बाय। बोहर्स का एटॉमिक मॉडल हाइसेनबर्ग ने रिजेक्ट किया था। 231 है क्वांटम नंबर वैल्यूज़ फॉर 2p ऑर्बिटल्स आर डैश, तो n के लिए 2 हो जाएगा और l के लिए यहाँ पर p है तो फिर 1 हो जाएगा। n = 2, l = 1। 232 है द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटम नंबर n एंड l इज डैश। तो हमें पता है कि n l के बीच में क्या रिलेशन है कि l जो है वो वहाँ तक जाता है n-1 तक जा रहा होता है, 0 से शुरू होकर। तो दिस इज़ द सी ऑप्शन इज़ करेक्ट वन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेल अबाउट शेल ऑफ एन एटम। एटम के शेल के बारे में कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्पीशीज m+2 इज दिस एंड इट्स एटॉमिक वेट 56, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ स्पीशीज m इज डैश। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक स्पीशी है m+2 उसकी ये है, मतलब +2 से मुराद कि उसमें जो है वो आप समझ लें कि 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले हुए हैं, तो यहाँ पर 2 और ऐड होना चाहिए इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक वेट इसका 56 से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताना है। तो पहले तो न्यूट्रॉन्स बताने के लिए क्या होता है हमारे पास फार्मूला, न्यूट्रॉन बताने का फार्मूला होता है A-Z। तो A हमारे पास हो गया 56 माइनस Z यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा, तो 6 6 12 13 14 14 और 6 हमारे पास हो गया 20 और 20 और 2 22 और 2 24, 24 और 2 और ऐड कर दो, तो 24 में 2 और ऐड किया 26। 56 में से 26 निकालेंगे तो क्या बच जाएगा भाई, 56 में से 26 निकाल लें तो हमारे पास बच जाएगा 30, तो 30 होगा। नेक्स्ट है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज E एंड मास m मूव्स विद वेलोसिटी v अबाउट द न्यूक्लियर चार्ज Z in circular orbit of radius, the potential energy of electron is given by -Z²/r। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका। 236 से फ्रॉम द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट इट इज़ कंक्लूडेड दैट मास ऑफ अ प्रोटॉन इज इन फ्रैक्शन, मैटर कंटेंट इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस कंटेंट पॉजिटिव चार्ज, तो ये होगा मैटर कंटेंट इलेक्ट्रॉन। इससे पता लगा हमें कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जब हुआ था। नेक्स्ट है व्हेन 5d ऑर्बिटल इज कंप्लीट द एंटरिंग इलेक्ट्रॉन विल गो टू डैश। इसके लिए आपको वो करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, या नहीं भी बनाएंगे तो हम ऐसे भी देख लेते हैं कि 5d है ना, n+l वैल्यू के लिहाज से देखते हैं, चेक कर लेते हैं। ये 5 प्लस हमारे पास हो गया 3 9 0 1 2, 5 + 2 हो गया 7, तो ये हो जाएगा, तो 6 ही रहेगा इसका, ये नहीं होगा। ये 6 + 1 ये 7 हो रहा है, ये 5 + 1 6 हो रहा है, तो ये नहीं होगा। ये 4 है, 4 + 3 4 5 6 7, तो या तो 4f होगा या तो 6p होगा। तो n वैल्यू जिसकी कम होगी तो 5d के बाद 4f पे जाना चाहिए n+l रूल के लिहाज से। 238 द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डैश। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास चूँकि हम जानते हैं कि मास निकालना है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हमें पता है, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का वज़न निकालना है AMU के अंदर। वैसे ये हमारे पास निकल जाता है 0.000550 AMU, ठीक है। डायरेक्टली मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। 239 है द नेचर ऑफ कैथोड टेस्ट डैश ऑन द गैस फील्ड इन द ट्यूब, तो डज नॉट डिपेंड, इंडिपेंडेंट होती है, कोई भी गैस भर दें। नेक्स्ट है द फिनोमिना इन विच सर्टेन एलिमेंट्स एमिट इनविजिबल रेडिएशन इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। नेक्स्ट है द क्वांटम नंबर +12 फॉर द इलेक्ट्रॉन स्पिन रिप्रेजेंट रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज, magnetic movement of the electron pointing up and down respectively, and 2 quantum mechanical spin states which have no classical analog। तो ये D ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि +12 या -12 क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, किसी को भी क्लॉकवाइज और किसी को भी एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं, तो ये एनालॉगस है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल कैन बी डिटरमाइंड बाय द फार्मूला। एक शेल में जो कितने ऑर्बिटल्स होंगे तो 12+1 से हम बता सकते हैं इसको। नेक्स्ट है S-2 Z = 16 आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन ना सोडियम के पास नहीं होंगे, F-1 के पास नहीं होंगे, K+ के पास होंगे, तो 19 होगा।
+1 की वजह से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा, 18 हो गया होगा। नेक्स्ट है ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स कहलाते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। जैसे आपके पास px, py, pz ये सारे डीजेनरेट ऑर्बिटल कहलाते हैं, इनकी सेम एनर्जीज होती हैं। लास्ट है द E/m वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डैश। उसके लिए हम क्या करेंगे, E/m चार्ज टू मास रेशो निकालना पड़ेगा। चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और मास होता है 9.11 × 10⁻31 kg। ये दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा 1.758 × 10⁸ कूलम पर ग्राम। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस ऑल आर 445 MCQs। तो आज मैंने 245 MCQs मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीट कराए फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की, और ये सारे MCQs काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अभी जो आपके एग्ज़ाम होने वाले इसमें काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मेरे इस चैनल को शेयर करें। तो मैं था यहाँ पर आपके साथ आपका टीचर सर नसीम जुल्फ़िकार, जो कि हमेशा मैं रोज़ाना ही डेली बेसिस पर आपके लिए लेक्चर्स अपलोड कर रहा होता हूँ, जो कि आपके स्टडी में हेल्प करेंगे। तो इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सब मुझे इजाज़त दें और इन तमाम MCQs की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें। तो इंशाल्लाह पेपर में एग्ज़ाम में इन्हीं MCQs में से आते हैं। 245 एक बड़ा कलेक्शन है। इसका PDF जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल सकता है, तो वहाँ पर लिंक मैं शेयर कर दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।